9 नवंबर 2004 को 39 साल की बेस्ट सेलिंग हिस्टोरियन आइरिस चांग ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने 3 अलग-अलग सुसाइड नोट छोड़े जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनमें से किसी में भी उसने साफ-साफ ये नहीं बताया कि वो अपनी जान क्यों ले रही हैं। एक नोट में उन्होंने CIA और कुछ दूसरे अननोन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कई बातें लिखी। उस नोट में आइरिस ने क्लेम किया था कि वो लोग किसी वजह से उसे परेशान कर रहे थे। हालांकि जो लोग मिस चांग को जानते थे, उनका मानना था कि उसके ये सारे थॉट्स उस पावरफुल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स थे जो बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हुए सीवियर डिप्रेशन के बाद वो ले रही थी। और वही लोग ये भी मानते हैं कि उनकी आत्महत्या उनके बिजी लाइफ के स्ट्रेस के कारण हुई, और शायद सबसे ज्यादा उनकी बुक्स के सब्जेक्ट की वजह से भी। स्पेसिफिकली उनकी एक बुक द रेप ऑफ नैनकिंग जो 1997 में पब्लिश हुई थी। हालांकि चांग की पहली बुक थ्रेड ऑफ द सिल्क वर्म 1996 में आई थी, जो एक चाइनीज साइंटिस्ट के बारे में थी जिस पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले फेमस मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कम्युनिस्ट स्पाई होने का आरोप लगाया गया। लिहाजा इस शख्स को आखिरकार 1950 के दशक की शुरू में वापस चाइना डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि उसके ज्यादातर अमेरिकन कोलीग्स जो उसके साथ काम करते थे, उसने उसके एंटी कम्युनिज्म स्टैंड के लिए आवाज भी उठाई। उनकी थर्ड बुक द चाइनीज इन अमेरिका अ नैरेटिव हिस्ट्री जो 2003 में पब्लिश हुई, जिसमें दूसरी बातों के अलावा उस टाइम चाइनीज इमिग्रेंट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए लोगों के साथ होने वाले एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिटेल में बताया गया था। और अपनी मौत के वक्त चांग अपनी फोर्थ बुक पर काम कर रही थी, जो 1942 के इन्फेमस बतान डेथ मार्च के दौरान अमेरिकन और फिलिपिनो सोल्जर्स की किलिंग्स के बारे में थी। मिस चांग की हर बुक की राइटिंग इंसान की आत्मा के कुछ डार्केस्ट कॉर्नर्स और पेनफुल एस्पेक्ट्स के डेप्थ को एक्सप्लोर करता है, लेकिन उनकी सेकेंड बुक द रेप ऑफ नैनकिंग, जिसने उन्हें फेम भी दिलाया और उन्हें डिफेम भी किया, साथ ही कुछ ऐसे वर्स्ट नाइटमेयर्स जैसी चीजों को भी एक्सपोज किया जो एक इंसान एक दूसरे के साथ कर सकता है। नैनकिंग एट्रोसिटी के बचे हुए लोगों के साथ उनके कई इंटरव्यू सालों तक उन्हें हॉन्ट करते रहे। सो जो आप सुनने और देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर सकता है। इसलिए ये वीडियो स्पेशली पर बड़ों या बड़े टीनेजर्स बच्चों को अडल्ट्स के सुपरविजन में देखने की सलाह दी जाती है, और हम ये बात लाइटली नहीं कह रहे हैं। साथ ही हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कंटेंट लाते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आज नैनकिंग सिटी को पूरी दुनिया नानजिंग के नाम से जानती है, लेकिन इस सेंट्रल चाइनीज शहर में जो हुआ उसका इतिहास और उस समय के कई लोगों की सोच पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि तब से इसे कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग वाली जो दुनिया है उसमें हमेशा के लिए ये रेप ऑफ नैनकिंग के नाम से जाना जाता है, और हम भी इसे इसी नाम से बुलाएंगे। 1603 से 1854 तक जापान एक क्लोज्ड कंट्री था जहां से कोई भी देश छोड़कर नहीं जा सकता था, और जो फॉरेनर्स वहां थे उनको हिरोशिमा के पास एक छोटे से पोर्ट तक ही कन्फाइंड कर रखा जाता। इसलिए जब US नेवल ऑफिसर मैथ्यू सी पेरी ने जापान को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ट्रेड और डिप्लोमेसी ओपन अप करने के लिए मजबूर किया, तब के वक्त जापान इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली बाकी दुनिया से 200 साल पीछे था। लेकिन अगले 40 से 50 सालों में जापान ने खुद को एक आउटडेटेड वॉरियर क्लास द्वारा चलाए जाने वाले फ्यूडल सोसाइटी से एक रीजनल पावर में ट्रांसफॉर्म कर लिया, और 1896 में जापानियों ने फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर में चाइना को हरा दिया। अब तक जापान ने ताइवान आइलैंड और चाइनीज सिटीज के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिससे असल में जापान को चीन के छोटे छोटे हिस्सों पर पूरी तरह कंट्रोल मिल गया। हालांकि इसमें जापान अकेला नहीं था। 1900 तक चाइना एक कमजोर, करप्ट और डिवाइडेड कंट्री था, और ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन्स, रशियंस और अमेरिकन्स ने भी चाइना के उन इलाकों को ऑक्यूपाई कर लिया था जो या तो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था या जिन पर उनका हेवी इन्फ्लुएंस था। 1904 से 1905 के बीच जापान ने रशियन एम्पायर के अगेंस्ट एक जबरदस्त जीत हासिल की थी, और ये वॉर भी कोरिया पर उसके इन्फ्लुएंस को लेकर था, जिसकी वजह से रशिया इसे जीत नहीं पाया था। और इस विक्ट्री से जापान ने कोरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया और नॉर्दर्न चाइना में रशियन इंटरेस्ट्स पर भी अपना कब्जा जमा लिया। और 1920 और 30 के दशक में कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजहों से जापानीज मिलिट्री ने अपनी सिविलियन गवर्नमेंट को ओवर पावर कर लिया था। इसके अलावा 1930 के लास्ट तक जापानीज मिलिट्री ने वहां की गवर्नमेंट, इकोनॉमी और जापानी सोसाइटी को अपने कंप्लीट कंट्रोल में ले लिया था। इसके साथ उनकी ये सोच भी थी कि जापानीज कल्चर और जापान के लोग सुपीरियर हैं, स्पेशली चाइना और चाइनीज से, जिनके साथ जापान का सदियों से एक लव हेट का रिलेशनशिप रहा है। और अब 1931 में जापानीज आर्मी ने मंचूरिया में एक इंसिडेंट को प्रोवोक किया जो कि अब चाइना का हिस्सा है, लेकिन तब ये एक तरह का ऑटोनोमस रीजन था जिस पर चाइनीज मिलिट्री वॉरलॉर्ड्स का राज था, जिसे अब हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं।
जिसने जापानियों को मंचूरिया पर हमला करने और वहां के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने का बहाना दिया। 1937 में जापानीज ने फिर से चाइनीज के साथ एक दूसरे इंसिडेंट को उकसाया, लेकिन इस बार इसकी वजह से चाइना पर फुल स्केल पर इन्वेजन हुआ और कुछ ही वक्त में जापानियों ने चाइनीज कोस्ट के साथ साउथ की ओर बढ़ते हुए उसके इंपॉर्टेंट सिटीज को कैप्चर कर लिया और कोस्टल चाइना के एक बड़े हिस्से और वहां के लाखों लोगों पर अपना कंट्रोल भी एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन 1937 के अगस्त से अक्टूबर के बीच शंघाई के वाइटल पोर्ट सिटी में चाइना के रेजिस्टेंस की वजह से दोनों देशों में एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसे हिस्टोरियंस कभी कभी स्टेलिनग्राड ऑन द यांगत्जे रिवर कहते हैं। हालांकि जापान ने ये बैटल तो जीत ली, लेकिन चाइना की स्टबर्न रेजिस्टेंस की वजह से काफी जापानीज कैजुअलिटीज हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जापानीज सोल्जर्स मारे गए। इसकी वजह से चाइना और यहाँ के लोगों के लिए उनके मन में नफरत और ज्यादा बढ़ गई। अब अगला जापानी टारगेट था नानकिंग, जो उस वक्त चाइना का कैपिटल था। जब आप ये सुन रहे हैं जो हम बताने वाले हैं, तो याद रखिए कि 1937 में चाइना के मेन सिटीज के बाहर और यहां तक कि उसके अंदर भी एक नोटोरियसली करप्ट, फ्रैक्चर्ड और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट का कंट्रोल था। और यहां बस एक नाम का रूलर था, जनरलिसिमो चियांग काई शेक। हालांकि चियांग काई शेक की कुआंगटोंग या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चाइना के मोस्ट ऑफ द सिटीज, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट्स को कंट्रोल करती थी। बाकी देश पर या तो कम्युनिस्ट माओ जेडोंग का राज था या कुछ वॉरलॉर्ड्स का, जो देश के काफी बड़े हिस्से को अपने पर्सनल एम्पायर की तरह चलाते थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइना, जापान और बाकी दुनिया में इस बात पर काफी डिबेट्स हुई है कि जापानियों के आने से पहले नानकिंग में कितने लोग थे और जापान की एट्रोसिटीज बंद होने के बाद यहाँ कितने लोग बचे। उस समय चीन में सेंसस लगभग नहीं ही होती थी और पॉपुलेशन के बारे में कई रिपोर्ट्स गलत थे, क्योंकि लोग उन लोगों की गिनती में आने से बचते थे जिसका इस्तेमाल टैक्स और दूसरे पर्पसेस के लिए किया जा सकता था, और जो फाइल्स थी भी उसे ना तो ठीक से संभाला जाता था और ना ही रेगुलरली अपडेट किया जाता। इसके अलावा वॉर से पहले नानकिंग में रहने वाले कई लोग जापानीज आर्मी के पास आते ही भाग गए और दुश्मन से भाग रहे दूसरे रेफ्यूजीज भी अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे शहर में मूव कर गए। हालांकि जापानीज के आने से पहले नानकिंग की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन करीब 2 लाख से लेकर 5 लाख तक या उससे ज्यादा थी। जापानीज सोल्जर्स का चाइना में एक पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी थी जिसे बर्न टू ऐश पॉलिसी या आमतौर पर 3 ऑल्स पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और ये 3 ऑल्स थे, किल ऑल, बर्न ऑल, लूट ऑल। मतलब कि जो भी हो सबको मार डालो, सब कुछ जला दो और सबों को लूट लो। और हमेशा की तरह इस बार भी जापान की ये पॉलिसी चाइना में ओपनली बताई गई पॉलिसी थी। लिहाजा शहर और इसके आसपास के इलाकों में ये लड़ाई 1 दिसंबर 1937 को शुरू हुई, और जब जापानीज ट्रूप्स 13 दिसंबर 1937 को कैपिटल नानकिंग पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही शहर के अंदर बचे हुए थके हारे चाइनीज फोर्सेस से भिड़ गए और जापानीज ने उनमें से ज्यादातर को 1-2 दिन में ही वहां से खदेड़ दिया। इधर एग्जॉस्टेड चाइनीज आर्मी हिम्मत हार चुकी थी और डरी हुई थी, और जापानियों से दूर भागने की जल्दी में कुछ चाइनीज सोल्जर्स की यूनिट्स ने सड़कें खाली कराने के लिए, ताकि रास्ता साफ कर सकें, और दूसरों से आगे निकलने के लिए एक दूसरे पर फायरिंग भी किया, क्योंकि लगभग हर चाइनीज सोल्जर ये बात जानता था कि जापानियों के हाथों जिंदा पकड़े जाने का मतलब मौत से भी बदतर है। अब इसके लगभग तुरंत बाद ही जापानियों ने नानजिंग में मास किलिंग, टॉर्चर और रेप का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जो लगातार 6 हफ्तों तक चलता रहा। कई एट्रोसिटीज में से एक ये भी था कि जापानीज ऑफिसर्स एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि कौन अपनी समुराई सोर्ड से एक तय समय में सबसे ज्यादा चीनी लोगों का सिर काट सकता है। चाइनीज सोल्जर्स और आम लोग, जिनमें बूढ़े, कमजोर औरतें और बच्चे भी शामिल थे, इनको शहर के अलग अलग इलाकों में इकट्ठा किया, जिनके ऊपर वहां मौजूद मशीन गनर्स की नजर थी और जो भागने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान को मार रहे थे। इसके बाद जापानी ट्रूप्स ने अपने शिकारों के सिर काटने शुरू कर दिए। फिर इनलिस्टेड जापानीज सोल्जर्स ने मरे हुए लोगों के उन सिरों को जमा किया और उन्हें वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया, और बाकी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने अपने बेयोनेट से जितने ज्यादा हो सके उतने निहत्थे चीनी लोगों पर हमला कर उन्हें बेरहमी से मार डाला। इस मैसेकर से पहले, इसके दौरान और बाद में जापानीज खूब शराब पीते और हर वक्त नशे में होते। कई बार शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोकल लोग जानते थे कि जापानियों के नशे में होने के हिसाब से भागने का सबसे सही वक्त कब होता है। कई जापानीज शाम को इतने ज्यादा नशे में होते थे कि बेहोश हो जाते, फिर अगले दिन उठते और फिर से वही हरकतें शुरू कर देते। जापानीज ने अपनी लंबी संगीनों का जो इस्तेमाल किया उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है, और हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ था और इसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। जापानियों के भालों का शिकार कुछ प्रेग्नेंट औरतें भी थीं और कुछ तो छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें हवा में उछालकर बंदूक की नोक पर लगे संगीनों से उन्हें बेरहमी से मारा गया।
भर्ती हुए सोल्जर्स के बीच और भी ज्यादा ग्रिजली कॉन्टेस्ट होते थे, क्योंकि सिर्फ जापानीज ऑफिसर्स ही तलवार कैरी कर सकते थे। टॉर्चर का एक और मामला एक स्कूल के अंदर हुआ, जिसमें लगभग 200 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। इस टॉर्चर में लंबी नीडल्स का इस्तेमाल किया गया, जिनके हैंडल ना तो आइस पिक्स थे और ना ही मेडिकल नीडल्स थी, बल्कि इनके बीच का कुछ तो था। इन नीडल्स को वहां इकट्ठा किए गए इंसानों की आंखों, मुंह, नेवल्स और जेनिटल्स में डाला गया। चाइनीज सिविलियंस को ट्रीज, टेलीफोन पोल्स और दीवारों पर क्रूज पर लटका दिया गया। लोगों की आंखें निकाल ली गईं और नाक काट दी गई। फिर उन पर गैसोलीन डालकर आग लगा दी गई। हजारों लोगों को गैस, केरोसिन और सैटेलाइट गैस से भरी खाइयों में फेंक दिया गया। टैंक और ट्रक ड्राइवर्स के बीच भी मुकाबला होता था कि वो एक बार में कितने चीनियों को कुचल सकते हैं। जापानी सैनिकों ने यांगत्जी रिवर पर बने एक पुल के पास चीनियों के ग्रुप को इकट्ठा किया, एक साथ बांधा और उन्हें नीचे नदी में धकेल दिया। और ये सारी ब्रूटैलिटी लगातार 6 हफ्तों तक चलती रही। खैर, आइरिस चांग को क्रिटिसाइज उनके जापान के एट्रोसिटीज के बारे में बताने की वजह से नहीं किया गया था, जिनमें से कई के बारे में स्पेशली चीन के अंदर पहले से ही पता था, क्योंकि वॉर के दौरान जापानीज जहां भी गए कई मौकों पर काफी बेरहमी से पेश आए। हालांकि मिस चांग की बुक में कमी यह थी कि माना जाता है कि इसमें डेथ टोल को एग्जैजरेट कर ज्यादा बताया गया है, जिसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें टॉर्चर किया गया था या जो उनके सेक्सुअल असॉल्ट से बच गए थे। चांग का एस्टिमेट डेथ टोल 1 मिलियन के आसपास था, इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कॉमन बिलीफ ये है कि इस एट्रोसिटी में 1 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि जो लोग पूरी तरह से चांग की बुक को रिजेक्ट करते थे और अब भी करते हैं, वो एक्सट्रीम जापानीज नेशनलिस्ट्स ही हैं, जो अपनी ही डिल्यूजन में जापान को वेस्ट और चाइना का शिकार बताते हैं। नानकिंग में जो ब्रूटैलिटी हुई, जिसमें चाइनीज औरतों और लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनमें कुछ की उम्र 70 साल और उससे ज्यादा थी, तो कुछ 6 और 7 साल की थीं, और प्रेग्नेंट औरतें भी हमले का शिकार बनी। और इनमें से कई जो मारी नहीं गई, उनका मिसकैरेज हो गया। जो औरतें बच गईं, उनमें से कई प्रेग्नेंट हो गईं। कई ने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो उस आदमी के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थीं, जिसने उसे असॉल्ट किया था। इनमें से कुछ हमले इंडिविजुअल सोल्जर्स ने किए थे, तो कुछ उनके ग्रुप्स ने। कुछ औरतों और लड़कियों के साथ बार बार रेप किया गया, जबकि दूसरी विक्टिम को असॉल्ट के दौरान या असॉल्ट के तुरंत बाद मार दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में क्यों वार्न किया था। इसीलिए नानजिंग मैसेकर के बारे में ज्यादातर बातों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये इतना ही भयानक था। लेकिन फॉर्चुनेटली नानकिंग में कुछ हजारों जाने एक और मुश्किल से यकीन होने वाली कहानी ने बचाई। तो हुआ यूं कि जॉन रेब, जो एक जर्मन ट्रेड ऑफिशियल और नाजी पार्टी के मेंबर थे, वो शहर में ही रहे ताकि दूसरे यूरोपियंस को नानकिंग बैटल और उसके बाद हुई एट्रोसिटीज से सेफ रहने में उनकी मदद कर सकें। ये उस वक्त की बात है जब जर्मनी और जापान एलाइज नहीं थे। असल में जर्मन्स ने सालों तक चाइनीज आर्मी को सप्लाई बेची थी, लेकिन 1937 तक इन दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने लगे और 1940 में ये अलायंस बना। जापानीज अपने इन्वेजन के दौरान जर्मन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर हिटलर को नाराज नहीं करना चाहते थे। खैर, जल्दी ही जॉन रेब और उनके स्टाफ चाइनीज सिटीजन्स को अपने डिप्लोमैटिक सेफ जोन में आने देने लगे। और तो और वो शहर में जाते रहे और जो भी उन्हें मिल रहा था उसे डिप्लोमैटिक सेफ कंडक्ट पास देते। इसीलिए रेब को लाखों नहीं तो हजारों लोगों को बचाने का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि वॉर खत्म होने के बाद रेब को ब्रिटिशर ने नाजी पार्टी के एक हाई रैंकिंग मेंबर और पॉसिबल वॉर क्रिमिनल होने के लिए अरेस्ट कर लिया, और उनकी रिहाई के बाद भी उनकी फैमिली को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर होने तक नानकिंग गवर्नमेंट ने हेल्प के लिए उनकी फैमिली को फ्री पार्सल्स और दूसरे सप्लाईज भी भेजे, और बाद में जॉन रेब की ग्रेवस्टोन जर्मनी से नानकिंग ले जाया गया, जहां वो आज भी नानकिंग के रेप की कहानी बताने वाले एक म्यूजियम के बाहर है। एक और प्रोमिनेंट जगह पर एक दूसरी स्टैच्यू भी खड़ी है, जो कि नानकिंग मैसेकर विक्टिम्स को डेडिकेटेड है, और वहां जो स्टैच्यू है ये एक यंग चाइनीज अमेरिकन राइटर की है, आइरिस चांग, जिसने दुनिया का ध्यान एक ट्रैजिक इंसिडेंट की ओर खींचा। ये वीडियो आइरिस चांग और नानकिंग रेप विक्टिम्स की याद में डेडिकेटेड है। अगर आप चाहे तो अमेज़न पर द रेप ऑफ नानकिंग 1998 भी देख सकते हैं, जिसमें आइरिस चांग की घटना के इतिहास की कहानी है।